सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। अब आइए इवेपोरेटर पे। इवेपोरेटर कल शुरू किए थे। इवेपोरेटर क्या है, ये कैसे काम कर रहा है? इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन भी एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है। अगर हम इसको देखें, इवेपोरेशन भी एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है, बड़े आयाम में देखें तो इवेपोरेशन करने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसको हम इवेपोरेटर कहते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ इवेपोरेट कैसे होगी? लिक्विड होगी तभी इवेपोरेट होगी। लिक्विड ही इवेपोरेट होता है, सॉलिड इवेपोरेट जल्दी नहीं होता। सॉलिड होता है वो डिसोसिएट, डिग्रेड होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर किसी चीज़ को इवेपोरेशन है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, तो वहाँ पे रेट इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। पानी जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो पानी देखिए बुड़बुड़ 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 खोलने लग रहा है ना, तो क्या है वो मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर और लिक्विड चेंज कर रहे हैं अपना फेज। फेज, ये फेज आपका लिक्विड है और यहाँ पर ये फेज आपका गैसियस फेज में बन गया, ये हो गया गैस फेज, ठीक है। तो फेज कन्वर्जन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक तरह का। अब यही चीज़ देखिए, इंजीनियरिंग कितने इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं फिर हर बार बोल रहा हूँ कि ये फंडामेंटल है। तो इंजीनियरिंग कितनी इंटरेस्टिंग होती है, आप बड़े आयाम में देखिए। कल नेहा और करिश्मा से मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है। यहाँ पर नॉर्थ पोल इधर आपका है, इधर साउथ पोल है आपका। यहाँ 90 डिग्री है, ये साउथ पोल है। ये 30 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, इधर पे 60 डिग्री आपका, इधर पे 60 डिग्री आपका। देखिए अभी तो हम ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम नेचर की इंजीनियरिंग समझ रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग की इंजीनियरिंग है। अब नेचर को देखिए, 30 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में ओशंस ज़्यादा है। अगर हम नॉर्थ और साउथ को देखें तो साउथ में महासागर ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्थ। तो साउथ हेमिस्फीयर में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। साउथ हेमिस्फीयर में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास है, और ये लैंड मास के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे वाटर कॉलम कम है विथ रिस्पेक्ट टू साउथ। इक्वेटर पे भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो उतना नहीं है, पर अगर हम 5 डिग्री इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर और 5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर के आगे बढ़ेंगे तो हमको रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए यहीं पर हॉर्स लैटिट्यूड भी है, ठीक है। ये प्राकृतिक है, प्रकृति कैसे इवेपोरेट करके प्रेसिपिटेट कराती है। खैर ये नेचुरल आपको मैंने बताया, सन के प्रेजेंस में सन की लाइट हमारे धरती पर आ रही है। अब यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू इवेपोरेशन हो रहा है, और उस रेडिएशन की कैपेसिटी है कि वो टेम्परेचर को जनरेट कर रहा है। अब इवेपोरेटर कितने प्रकार के, जैसे हीट एक्सचेंजर भी कुछ प्रकार के थे, तो इवेपोरेटर भी कुछ प्रकार के होंगे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपने इसमें। कल से हमारे यहाँ, कल रात में बच्चे लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया वो कि मैं रात में कैसे पढ़ता हूँ, और सवेरे कैसे वाला का नहीं बना सकता क्योंकि डर जाएंगे लोग, क्योंकि सवेरे एक कप चाय हमको यही नसीब होती है आके। अब अगर इवेपोरेटर को देखें तो इवेपोरेटर पूरे दुनिया में मेजरली साधारण तरीके पे आप देख रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो 2 प्रकार का होगा। एक है लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर, और दूसरा है आपका फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर। वो इसी का पार्ट है, फॉलिंग फिल्म
कहीं कहीं पे फॉलिंग फिल्म अलग से बताया गया, जैसे कल मैंने बता दिया था, पर फॉलिंग फिल्म इसी में आता है। इसी लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका, इसको हम कहते हैं फॉलिंग फिल्म, एक होता है क्लाइंबिंग फिल्म, और एक होता है आपका ये क्या नाम है, फोर्स सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन, गुड, फोर्स्ड सर्कुलेशन। और लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेशन का, इवेपोरेटर के ये 3 अलग अलग डिवाइस हैं। और एक होता है इधर पे एजिटेटेड इवेपोरेटर। अब फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर जो है, इसको हम डाउनवर्ड फ्लो इवेपोरेटर भी कहते हैं। डाउनवर्ड फ्लो इवेपोरेटर, इसको अपवर्ड फ्लो इवेपोरेटर कहते हैं। और इसमें जो फोर्स सर्कुलेशन है, इसमें लिक्विड को हम फोर्सफुली मूव कराते हैं फ्रॉम एक इनिशियल इनलेट टू आउटलेट। इसमें पंप का इस्तेमाल होता है, हालांकि पंप सब में लगता है, पर जैसा कि इसका नाम है डाउन फ्लो, तो मतलब कि पानी या लिक्विड को हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, प्रेशर से ला रहे हैं। अपवर्ड फ्लो मतलब लिक्विड को हम ऊपर ले जा रहे हैं और फिर वो सेग्रीगेट हो रहा है। फोर्स सर्कुलेशन में हम इसमें हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे लिक्विड जो है वो सर्कुलेट होता हुआ ऊपर की तरफ जाकर सेग्रीगेट हो, या ऊपर से नीचे आते समय सर्कुलेशन के साथ सेग्रीगेट हो। एजिटेटेड में क्या हो रहा है कि एजिटेटेड में हम बैफिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मथनी कहते हैं। इसमें भी एक रोटर मोटर लगा रहता है, और यह बैफिल रोटेट करता है, और रोटेट करने पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं नीचे, लिक्विड आपका ऊपर रह जाएगा, और जो हमको एक्सट्रैक्ट चाहिए वो हम टेम्परेचर देकर इसमें से सेग्रीगेट कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ टेम्परेचर की बात इंजीनियरिंग में आती है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वहाँ एक्सचेंजर्स लगते हैं। जहाँ भी टेम्परेचर की बात आएगी एक्सचेंजर वहाँ जरूर होगा। ठीक है, आज के लिए पूरा टोटल इतना ही। इसमें कोई प्रश्न रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैंने अभी तक यही बताया कि इवेपोरेटर जो है वो एक डिवाइस है जो इवेपोरेशन को प्रमोट करता है। इवेपोरेशन के बारे में एक मज़ेदार चीज़ आप और जानिए, इवेपोरेशन डिस्टिलेशन नहीं है, इवेपोरेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं है, इवेपोरेशन ड्राइंग प्रोसेस माने सुखाना, ड्राइंग प्रोसेस नहीं है, इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नहीं है। ये तीनों प्रोसेस से वो डिफरेंट है। इवेपोरेट करना तीनों प्रोसेस से डिफरेंट है। और ये जो मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, ये कि मैकस्थिल की बुक है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, उससे मैं बता रहा हूँ। इसमें साफ कहता है कि इवेपोरेशन वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है, बस इवेपोरेशन वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है। और उस वेपराइजेशन को करने के लिए हमें यह लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर या एजिटेटेड इवेपोरेटर का इस्तेमाल करना होगा। और लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवेपोरेटर 3 प्रकार के होंगे। इसके बाद से इवेपोरेशन ड्राइंग नहीं है, मतलब सुखाना। जैसे वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है, तो ड्रायर क्या करता है, सुखाने का काम करता है, पर वहाँ पे कपड़े को निचोड़ता है, वहाँ कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे जो रेजिड्यू है वो वाटर है। और इवेपोरेशन में कोई रेजिड्यू लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाता। इसीलिए कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो डिफ़र करता है ड्राइंग से। इवेपोरेशन डिस्टिलेशन से डिफ़र करता है, क्योंकि इवेपोरेशन सिंगल कंपोनेंट का होता है। ठीक, इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन से डिफ़र करता है, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स नीचे उतना नहीं बचते जितना बचना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन में, या लिक्विड पूरे के पूरे इवेपोरेट हो जाएं। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको समझना है। जैसे जब हम कहते हैं इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन के लिए इवेपोरेटर लगा रहे हैं। इवेपोरेटर में जो इवेपोरेशन होगा
वो 100% लिक्विड हम दें और 100% इवेपोरेशन हो जाए, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट बच जाएगा, रिफ्लक्स में आता है वो। इसको इवेपोरेट करने के लिए हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पैक्ड कॉलम कहते हैं या पैक्ड टावर कहते हैं। जैसे जैसे हम टावर की हाइट बढ़ाते हैं, इफ़िशियंसी जो है हमारी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमको रिफ्लक्स अच्छा मिलता है। इन टावर्स में हीट को एक्सचेंज करने के लिए फ्रॉम वन फेज टू अनदर इसमें प्लेट्स लगे रहते हैं, और जैसे जैसे टावर की हाइट बढ़ाएंगे प्लेट काउंट इंक्रीज कर जाएगा। इसी प्लेट काउंट के इंक्रीज करने को आप आगे अभी देखेंगे आइडियल प्लेट में, और जो रिफ्लक्स आ रहा है उसी को आप रिफ्लक्स रेशियो इक्वेशन में देखेंगे, जिसमें टेम्परेचर को लेकर और उसकी इफ़िशियंसी को लेकर डायग्राम बनता है, जिसको हम इंजीनियरिंग में XY डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इंजीनियरिंग का पोर्शन है इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। कोई क्यूरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।